नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे भारत का लोकतंत्र खतरे में है? जहां पहले मिसाल दी जाती थी कि पाकिस्तान का सबसे घटिया लोकतंत्र है, जहां सरकार कभी 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाती, और भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बेहतर लोकतंत्र माना जाता था। पर वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 108 पर रैंक करता है सबसे अच्छे लोकतंत्र में। आपको पता ये सबसे घटिया रैंक है, पर मान लेते हैं कि भाई ये रिपोर्ट तो विदेशी है और विदेशी लोग तो हमेशा से ही हमसे जलते हैं, गलत भी हो सकती है। पर हमारे भारत देश के ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भारत का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। और बात यह है कि हमारे देश में ये सब चल रहा है, लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। Highlighting various issues, including the JPC demand for Adani. I remember they've also been protesting over Rahul. और मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहने के लिए मौका बीजेपी ने खुद ही दिया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारे देश में जो सरकार होती है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है और हमारी जनता जिसको वोट डालती है वही चुनकर आते हैं, तो कहां से लोकतंत्र खतरे में है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नियमित रूप से वोट डालना बस यही लोकतंत्र है? नियमित रूप से वोट तो नॉर्थ कोरिया में भी डाले जाते हैं, जहां पर सरकार किम जोंग 100% वोटों से हमेशा जीतता है। क्या वो लोकतांत्रिक देश है? तो जवाब है नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी पार्टी ने ऐसी घटिया हरकत करी है जिसके बाद लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमारे भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है। सबसे पहला मुद्दा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का। चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी पार्टी ने मनोज सोनकर को खड़ा करा और वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन ने कुलदीप कुमार को मेयर इलेक्शन के लिए खड़ा करा था। इस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में मात्र 35 पार्षद ही वोट डाल सकते थे और 35 पार्षद में से आधे से ज्यादा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के सपोर्टर कुलदीप कुमार को वोट डाले। पर बीजेपी पार्टी ऐसी आसानी से थोड़ी ना आम आदमी पार्टी के नेता को जीतने देगी। अनिल मसीह, जो कि बीजेपी के चाटुकार थे और उस समय रिटर्निंग ऑफिसर थे, ने आम आदमी पार्टी के 8 वैलिड वोटों को इनवैलिड बता दिया और बीजेपी के नेता मनोज सोनकर को मेयर इलेक्शन के लिए जितवा दिया। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो माननीय सुप्रीम न्यायाधीश ने पहले ही कह दिया था कि अनिल मसीह जी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। अनिल मसीह फुल कॉन्फिडेंट होकर सोचा कि पापा का हाथ है ऊपर, तो झूठ बोलो सुप्रीम न्यायालय में भी। और वो झूठ बोलते गए और कहा कि साहब मैंने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करी, वो वोट ऑलरेडी इनवैलिड थे इसलिए मैंने इनवैलिड किया। अब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जनाब अब आप गए। उन्होंने एक वीडियो मंगाई, जिसमें आप भी इस वीडियो को देखो, जिसमें अनिल मसीह जी बड़े प्यार से कैमरे के सामने वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं। देखो किस तरीके से कर रहे हैं, वाह मसीह जी वाह। इसके बाद भी अनिल मसीह फुल फॉर्म में झूठ बोलते रहे। अब मुख्य न्यायाधीश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दोबारा से उन बैलेट पेपर को मंगवाया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोबारा से गिनती करवाई। और जो रिजल्ट क्या निकला, पता चला कि भाई अनिल मसीह तो झूठ बोल रहा था बे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में हुई गिनती के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्शन के बाद बीजेपी के कैरेक्टर पर हमेशा के लिए कलंक लग गया कि बीजेपी ने घोटाला करा है चुनावों में। मोदी जी अब आप इन ऐसे घटिया नेता को समझाओ ना कि आपके कैरेक्टर पर कलंक ना लगाए। इन्होंने तो लगा दिया हमेशा के लिए कलंक। वेट अनुज भाई, अगर इलेक्शन में घपला करना गलत है तो ये कांड तो कांग्रेस पहले ही करके बैठी है। अच्छा सच में? कब करा ये घपला कांग्रेस ने? जब इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन जीती थी, उसके 4 साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी पर एलिगेशन लगाया था कि जो 1971 का इलेक्शन था वो इंदिरा गांधी धांधलेबाजी से जीती थी। जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी को दोषी पाया और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए पार्टी से प्रतिबंधित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। तो अनुज भाई साफ सुथरा कोई भी नहीं है, सब एक जैसे हैं। आपने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है ये तो। दूसरा मुद्दा है किलिंग कंपटीशन या मोदी वॉशिंग मशीन।
वॉशिंग पाउडर मोदी थोड़ा सा पैसा। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो क्रिमिनल व्यक्तियों को बड़ा नेता बनाकर उनके क्राइम को सफा चट कर देती है, बिल्कुल साफ सुथरा इंसान बना देती है। और जो ये ज्यादातर नेता होते हैं ना, ये अपोजिशन पार्टी के ही नेता होते हैं, जैसे कि अजित पवार। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले 2012 से संबंधित 9 केसों को रद्द कर दिया, गलत बता दिया, जिसमें अजीत पवार को दोषी पाया गया था। पर ये करा क्यों है ये? क्योंकि अजीत पवार ने अभी हाल ही में बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी, जिसके बाद उनके सारे पाप धो दिए बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी तो गंगा नदी हो रही है, जहां भाई पाप करो और उसमें डुबकी लगाओ और धो जाओ। पर ये इकलौते नेता नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस में रहते तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार थे, दोषी थे, पर जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करी उसके अगले दिन ही गांधी जी जैसे साफ सुथरे नेक इंसान बन गए। वेट भाई वेट, हाँ भाई अब तू भी बोल। अभी आपने कहा है कि जो अजीत पवार थे उन्होंने 2012 में सिंचाई घोटाले में वो आरोपी थे। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच है, अभी डेटा दिखाया मैंने। पर भाई 2012 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, इस सांप को पालना तो कांग्रेस ने ही शुरू करा था। और अजीत पवार ने जो भी ये सारे घोटाले करे हैं वो कांग्रेस के राज में ही तो करने स्टार्ट करे थे। मोदी जी ने तो उनके बस पाप को धोया है। तो भाई गलत बीजेपी नहीं, और भी पार्टियां हैं, तो साफ सुथरा कोई भी नहीं है। थर्ड मुद्दा है गोदी मीडिया। क्या आपको पता है हमेशा से ही मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता था, और आज के समय में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश काल में भी हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने लोगों में देशभक्ति की जागरूकता लाने के लिए प्रिंट मीडिया का यूज किया था। जैसे कि दादा भाई नेहरू ने द वॉइस ऑफ इंडिया को स्थापना करी थी, और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा की स्थापना करी थी। पर आज का मीडिया इतना नीच हो चुका है कि वो देशभक्ति कम फैला रही है और पार्टी भक्ति ज्यादा फैला रही है। एग्जाम्पल देता हूं, जो ये है ना सुशांत सिन्हा, ये एक न्यूज एंकर है जो कि अनिल मसीह का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो वीडियो में देखकर बता रहे हैं कि भाई अनिल मसीह कोई अपना काम कर रहे होंगे, सिग्नेचर कर रहे होंगे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा। इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। अच्छा, इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने सच निकलवा दिया तब से ये सुशांत सिन्हा पता नहीं कहीं छुप के बैठे हैं। उसके बाद कोई भी इनकी नेक्स्ट वीडियो नहीं आई। और ऐसे ये इकलौते एंकर नहीं है, बहुत सारे न्यूज चैनल के एंकर ऐसी हैं, मोदी भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है। मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। दिल्ली आने का मकसद क्या? 95% लोग वोट कर रहे हैं, ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि जिसको दिल्ली आना है आ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही दिल्ली की कुर्सी पर। और आपको पता है कितनी ज्यादा बड़ी आबादी इन जैसे न्यूज चैनल पर बिलीव करती है। आज तक पर लगभग 62 मिलियन सब्सक्राइबर है, और एबीपी पर 40 मिलियन सब्सक्राइबर है, न्यूज 18 पर लगभग 23 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्या ये हमारे विश्वास पर खरे उतरते हैं? तो जवाब है नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार इंडियन मीडिया 180 देशों में 161वें नंबर पर है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि पाकिस्तान की मीडिया भी इंडिया की मीडिया से साफ सुथरी और अच्छी है, जिसका रैंक है 150। इसलिए आप इन लोगों को सब्सक्राइब मत करो, बल्कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया ना? तो अब आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ मुद्दा है किलिंग स्टेट गवर्नमेंट। देखो हमारी आम जनता के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए किस पार्टी को चुनती है, पर बहुत सारी पार्टियों द्वारा बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी हमें राज्य सरकार में काम करने नहीं देती, उनके गवर्नर हमारे काम में दखल अंदाजी देते हैं। जैसे कि
टीएमसी द्वारा बंगाल के गवर्नर पर एलिगेशन लगाया गया। ऐसे ही तमिलनाडु सरकार ने भी तमिलनाडु के गवर्नर पर इल्जाम लगाया और उन्होंने तो अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाया और यह बताया गया कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो कानून पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और ऐसा ही एलिगेशन केरला सरकार ने भी लगाया है और ऐसा ही एलिगेशन केजरीवाल जी ने भी लगाया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। दिल्ली के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली गवर्नमेंट का ही साथ दिया था और साफ शब्दों में कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर सब पर दिल्ली गवर्नमेंट की ही पावर चलेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं। क्या आपको पता है ये तो घटिया हरकत थी, पर कांग्रेस इससे भी घटिया हरकत करती है। कांग्रेस ऐसा टुच्चा काम नहीं करती कि सरकार के कामकाज में दखलंदाजी करे। कांग्रेस उस सरकार को ही गिरा देती है जहां पर उनकी सरकार नहीं बनती। इसका एग्जाम्पल है 1953 में पंजाब में जियान सिंह रारेवाला की सरकार बनती है, जिसके बाद नेहरू जी आर्टिकल 356 का यूज करके उनकी सरकार ही गिरा देते हैं। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है 1959 में केरला का, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी, पर इंदिरा गांधी जी ने पूरी सपोर्ट लगाकर और राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां की सरकार ही गिरा दी। तो ये काम खाली बीजेपी नहीं करती, बल्कि सारी पार्टियों का यही रोना धोना है। जो भी रूलिंग पार्टी बनती है वो अपनी पावर खुलकर यूज करती है। पांचवा मुद्दा है फार्मर प्रोटेस्ट। देखो, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि जो फार्मर प्रोटेस्टर की जो मांग है, डिमांड्स है, वो 70% तो वैलिड है, पर 30% बिल्कुल इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है तो मेरी आप इस वाली वीडियो में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात यहां उठती है, अगर कोई प्रोटेस्टर जो दिल्ली में एंट्री ले रहे हैं तो गलत क्या है? फार्मर प्रोटेस्ट ने एक भी जो सरकारी संपत्ति पर नुकसान नहीं पहुंचाया, एक भी आम जनता को किसी पर गलत व्यवहार नहीं करा, तो आप किस तरीके से बॉर्डर पर उन्हें रोक सकते हो और आप कैसे उन पर रबर बुलेट का यूज कर सकते हो, टीयर बम को यूज कर सकते हो? ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को आपने इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखे हैं, जबकि हमारे संविधान में पूरा अधिकार दे रखा है कि हम अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर क्यों बीजेपी पार्टी ऐसी घटिया हरकत कर रही है? अगर जो वो आतंकवादी भी है तो उसकी पूरी तहकीकात करी जाए और उन पर तब अत्याचार किया जाए, या बिना सोचे समझे ही सीधा बम उनके ऊपर टीयर बम छोड़ दो। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है। देखो, सारी पार्टी ना तो पूरी तरीके से सही है ना पूरी तरीके से खराब है। अब आपको 2024 में ये सोच कर देना है वोट कि किस पार्टी ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करा है इंडिया में, ना कि किसी धर्म के ऊपर देना, ना कि किसी के मतलब बहकाए में आकर देना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।